नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और जो JSSC CGL यानी सचिवालय की जो भर्ती है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने झारखंड का भूगोल शुरू किया है। उसमें आज ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने झारखंड का परिचय देखा है। सेकंड में हम लोगों ने झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखा है और समझा है। और आज के लेक्चर में हम लोग झारखंड के भूगर्भिक संरचना को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना को। क्या होता है भूगर्भिक संरचना? तो सबसे पहले हम लोग भूगर्भिक संरचना को समझते हैं कि आखिर भूगर्भिक संरचना से क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। तो किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना का मतलब होता है कि उस क्षेत्र के भीतर यानी कोई भी रीजन है उसके अंदर पाए जाने वाली धरातलीय तथा धरातल के नीचे की चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति से है। यानी कोई भी एक रीजन है, सपोज मान लीजिए कि रीजन है। अब इस रीजन का जो सरफेस है, धरातल है, और इस धरातल के नीचे का जो चट्टान है, रॉक है, उसका नेचर कैसा है, प्रकृति उसका कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। ठीक है, उसी से तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र का भूगर्भिक संरचना से। यानी कोई भी रीजन का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से मिनरल्स उस रॉक स्ट्रक्चर में मिले हुए हैं, मिश्रित है या मिक्स्ड है। तो इसी से हम लोग किसी भी क्षेत्र के भूगर्भिक संरचना का पता करते हैं। तो ये हो गई बात भूगर्भिक संरचना की। अब बात करते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना की। तो झारखंड अति प्राचीन संरचना कौन सा? गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना भूखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। जब संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में बटी थी, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, तो वही गोंडवाना लैंड भूखंड का ही पार्ट है एक झारखंड। क्योंकि हमारा भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो झारखंड भी वही गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा होगा। अब गोंडवाना लैंड में भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का जो झारखंड है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, यह क्षेत्र एक लंबे भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों एवं परिवर्तनों को देखता रहा है। अब झारखंड का जो पठार है या झारखंड जो रीजन है, इस रीजन में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं। यानी कि इसमें कभी अपलिफ्टमेंट हुआ है, कभी उत्थान हुआ है, तो कभी सबडक्शन हुआ है। यानी जो भी भूगर्भिक हलचल हुई है पूरे पृथ्वी के इतिहास में, उन सारे भूगर्भिक हलचलों को अनुभव किया है, देखा है झारखंड का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही यहाँ अनेक युगों की विविधता चट्टानों और खनिजों में मिलती है। यानी जो भी यहाँ हलचल, भूगर्भिक हलचल हुई है, उन सब में कुछ ना कुछ खासियत रहा होगा और उसका कुछ ना कुछ पहचान तो रहा ही है। और उन सारे भूगर्भिक हलचलों का पहचान आपको झारखंड में देखने को मिलता है। अब झारखंड की भूगर्भिक संरचना का जो कालानुक्रम है यानी सीक्वेंस है, कौन कौन से पीरियड्स में कौन कौन सी भूगर्भिक हलचल हुई, उसका रिजल्ट क्या रहा, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो उन सीक्वेंस को आज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से क्रम में झारखंड की भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ है। तो अगर हम झारखंड की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो इसका जो अनुक्रम है, सीक्वेंस है, वो फर्स्ट है आर्कियन या ग्रेनाइट या नीस या धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है, तो आर्कियन हम इसे ग्रेनाइट, नीस या धारवाड़ की भी चट्टानें कहते हैं। देन नेक्स्ट है विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, फिर है गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, नेक्स्ट वन इज राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें, और लास्ट है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। कोई कोई बुक्स में आपको ये जो सीक्वेंस है ये आपको 8 पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इसी में उसे हम एक सामान्य जो वर्गीकरण है
हम सामान्य वर्गीकरण की बात करेंगे तो झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है उसका जो काल अनुक्रम है वो यही पांचों है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं या धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, झारखंड में कौन कौन से रीजन इसके अंतर्गत आते हैं और क्या इसकी विशेषता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम आर्कियन क्रम की चट्टान की, जिसे हम लोग ग्रेनाइट, नीस या धारवाड़ क्रम की चट्टान भी कहते हैं। तो जब आर्कियन क्रम या नीस या ग्रेनाइट या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो इसे पैतृक चट्टान कहा जाता है, यानी पेरेंट रॉक कहा जाता है। यानी सबसे मुख्य अगर चट्टान की बात करें तो आर्कियन को ही कहा जाता है। पैतृक का मतलब होता है जो सबसे मुख्य हो, प्रमुख हो, तो उसे ही पैतृक चट्टान कहा जाता है। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टान है या धारवाड़ क्रम की या नीस या ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें जो झारखंड में पाई जाती है उसे पैतृक चट्टान भी कहते हैं, जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में विस्तारित है। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं झारखंड में अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, वितरण देखिएगा, तो प्रोबेबली ये 90% के आसपास इसका विस्तार देखने को मिलता है, जितने भी चट्टानें हैं उसमें से। अब ग्रेनाइट चट्टानें कहीं कहीं नीस में बदल गई है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानें कहीं कहीं क्या हो गई है, नीस में बदल गई। तो ग्रेनाइट की चट्टानें नीस में कैसे बदलती है? तो जब भी कोई भी चट्टान का फॉर्मेशन होता है एक रूप से दूसरे रूप में, तो उसके लिए सबसे जो मेजर चीज़ होता है वो टेम्परेचर होता है। जब अत्यधिक टेम्परेचर के कारण, जब भी अत्यधिक टेम्परेचर होता है तब कोई भी रॉक का जो फॉर्मेशन होता है या उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं वो टेम्परेचर के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नीस में बदल जाता है। तो झारखंड में बहुत सारे क्षेत्रों में जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो नीस में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। आर्कियन काल से ही इस तरह की चट्टानें यहाँ हैं, यानी आर्कियन काल से ही जो ग्रेनाइट है वो नीस में बदलती जा रही, ऐसी चट्टानें आर्कियन काल से ही है झारखंड में। अब अगर हम आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करें तो यह परत वाली चट्टानें पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला में, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। आप इस मैप में यहाँ देखिएगा कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो आपको सिमडेगा में देखने को मिल जाएगी, पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में। अधिकांशतः जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि ये मैप आपको विजिबल होगा, क्लियर होगा। तो आप देख लीजिए आर्कियन क्रम की या धारवाड़ क्रम की या ग्रेनाइट या नीस प्रकार की जो चट्टानें हैं झारखंड के लगभग दक्षिण भाग में पाई जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको मैप विजिबल होगा। अब जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं यह चट्टानें आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो पाए जाते हैं। इसीलिए ये आर्कियन क्रम की चट्टानें इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी परतें होती है, यानी लेयर इसमें भी होता है, विंध्यन श्रेणी में भी। आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी परत पाई जाती है और विंध्यन श्रेणी की जो चट्टानें हैं उसमें भी लेयर्स पाया जाता है, यानी कोई भी अगर ये रॉक है तो उसमें लेयर वाइज ये परत दर परत पाई जाती है, ठीक है। तो जो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें हैं इसमें भी परत पाई जाती है। अब अगर हम बात करें विंध्यन श्रेणी की तो ऐसी चट्टानें गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती है। आपको पता होगा कि झारखंड के मैप में ये रहा आपका गढ़वा, और गढ़वा का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ का जो पोर्शन है, इसी पार्ट में आपको विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं। आई होप कि आपको मैप क्लियर होगा और विजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की जब चट्टानों की हम बात करते हैं तो दामोदर नदी घाटी के तलछट से
इन चट्टानों में बलुआ पत्थर व कोयले की परतें होती हैं। यानी जो दामोदर वैली है उसी के आसपास ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। जब भूखंडों का विचलन होता है तब उनके बीच की भूमि धंस जाती है और घाटी का निर्माण होता है। अब कोई भी घाटी का निर्माण कैसे होता है? अब इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक लैंड मास है, ये एक लैंड मास है। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उसके कारण इसमें टेंशन उत्पन्न हो गया, तनाव उत्पन्न हो गया। अब जब स्वाभाविक सी बात है दोनों तरफ से टेंशन होगा तो ये बीच में क्रैक कर जाएगा, और बीच में क्रैक करेगा तो कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट इधर खिसक जाएगी, और बीच में जो जगह बचेगा वो क्या बन जाएगी, घाटी। तो जो घाटी का निर्माण होता है वो इसी प्रकार होता है। ठीक है। अब अगर गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो उत्तरी कोयल की घाटी, जो उत्तरी कोयल नदी है उस क्षेत्र में जो घाटी है, ठीक है, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों में ऐसी चट्टानें मिलती हैं। तो झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अगर विस्तार पूछा जाए तो कहाँ कहाँ होगा? तो सबसे पहले कि दामोदर घाटी के क्षेत्र में, उत्तरी कोयल नदी के क्षेत्र में और गिरिडीह हो गया और राजमहल की पहाड़ी हो गया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि आखिर राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार झारखंड के किन किन क्षेत्रों में है? तो चलिए हमें उसे भी देख लेते हैं कि झारखंड में राजमहल की जो पहाड़ी है उसका विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में है। तो जो राजमहल की पहाड़ी है वो आपको साहेबगंज में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, फिर गोड्डा में, पाकुड़ में, दुमका में, देवघर में, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो, इन सारे रीजन में आपको राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी मैप में आप देख सकते हैं कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो झारखंड के किस क्षेत्र में है। आई होप कि मैप आपको विजिबल होगा और समझने में आपको आसानी हो रही होगी। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अधिकांशतः जो विस्तार पाया जाता है वो इधर गिरिडीह हो गया और इधर राजमहल की पहाड़ी, जिसमें कि साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, बोकारो और धनबाद है। ठीक है। अब झारखंड के जो प्रमुख कोयला निक्षेप है वो इन्हीं क्रम की चट्टानों से निर्मित हुआ है, यानी गोंडवाना श्रेणी के चट्टानों में ही निर्मित हुआ है। ठीक है। झारखंड के जो प्रमुख कोयला निक्षेप का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना श्रेणी के चट्टानों में ही निर्मित हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। ठीक है। राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें। तो लावा के बहने से, ठीक है, जब भी कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सपोज ये वॉल्केनो है और इससे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो इस विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर निकलेगी। ठीक है। और ये क्या होगा, लावा के फॉर्म में ये बाहर की ओर जमा होते जाएंगे, और इससे जो चट्टान या जो भी चीज़ बनता है उसे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ वही चीज़ें कही जा रही हैं। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना है। ठीक है। यानी वोल्केनो के इरप्शन से जो लावा का प्रवाह हुआ उसी लावा से राजमहल ट्रैप बना है, और रुक रुक कर दरारों से जो प्रवाह चला उससे दक्कन लावा बना। ठीक है। और जो भी बीच बीच में रप्चर्स यानी दरार बने, क्रैक्स पड़े वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान, तो उसमें से जो लावा का प्रवाह हुआ उसी से दक्कन लावा बना है। ठीक है। अब ये भी अपक्षयित होकर लेटेराइट और एवं बॉक्साइट बन गए। अब जो दक्कन का जो लावा है वो भी अपक्षयित होकर क्या बन गए, तो लेटेराइट जो मिट्टी है वो और बॉक्साइट बन गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाट प्रदेश, साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम है। अगर आप झारखंड की मैप में देखेंगे तो पाट प्रदेश जो है वो पाट प्रदेश के अंतर्गत आपको पता होगा कि लातेहार, लोहरदगा और गुमला ये वाला रीजन आता है पाट प्रदेश में। यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड का पश्चिमी भाग। ठीक है। राजमहल और दक्कन लावा ट्रैप की चट्टानों का विस्तार आप झारखंड में देखेंगे तो आपको पाट प्रदेश में मिलेगा, आपको साहेबगंज
का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, आई होप कि मैप आपको विजिबल होगा और समझने में हेल्प हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं पलामू, गढ़वा, लोहरदगा व गुमला को पाठ प्रदेश कहते हैं, अभी हम बताएं आपको। अब जो पाठ प्रदेश है या राजमहल ट्रैप है, इसका जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में जो राजमहल ट्रैप है उसका औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 मीटर है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पाठ प्रदेश के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। तो पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला को पाठ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, हालांकि जो मेन है, मुख्य है, वो लातेहार है, लोहरदगा है और गुमला है। ठीक है, साहेबगंज का भी कुछ पार्ट आता है इसमें, और पाकुड़ का पूर्वी भाग। ठीक है, ये साहेबगंज का उत्तर पूर्वी और ये पाकुड़ का पूर्वी भाग भी राजमहल ट्रैप के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप की। तो नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। कैसे? तो जब भी आप कोई नदी घाटी क्षेत्र में देखेंगे, तो जब नदी अपने प्रवाह के साथ जो भी गाद होता है या जो भी सेडिमेंट होते हैं, अवसाद होते हैं, उसे बहुत दूर तक ढोकर नहीं ले जा सकती है। जब तक नदी युवा अवस्था में होती है तब तक अवसादों को अपने साथ परिवहन करते हुए आगे बढ़ती है और मार्ग को गहरी या चौड़ी करते हुए आगे बढ़ती जाती। ठीक है, जैसे ही नदी मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है और मैच्योर से फिर वो ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है, तो उस समय जो अपने साथ अवसाद लेकर आती है उसे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो डिपॉजिट करने से जो मैदान बनता है उसे ही हम लोग जलोढ़ का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो नदी घाटी क्षेत्रों में ऐसे संरचना पाई जाती है। इसी तरह की संरचना झारखंड में सीमित क्षेत्रों में, जैसे कि राजमहल के पूर्वी भाग, अभी जो राजमहल हम लोग देखे थे जो पूर्वी भाग में स्थित है, उसके पूर्वी भाग में सोन घाटी के क्षेत्र में, स्वर्णरेखा नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो जो राजमहल के पूर्वी भाग जहाँ साहेबगंज है, आपको पता होगा कि झारखंड में साहेबगंज से ही होकर गंगा नदी गुजरती है, तो इसीलिए उस एरिया में आपको मैप से दिखाते हैं, ये जो साहेबगंज का रीजन है, इसी रीजन से थोड़ा सा टच होते हुए गंगा नदी गुजरती है। तो अपने साथ जो भी निक्षेप यानी अवसाद होता है, गंगा नदी अपने साथ लेकर इसी एरिया में निक्षेप बनाती है। ठीक है, तो नवीन जो जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र होता है वो झारखंड का पूर्वी भाग ही होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर वीडियो की जो PDF है उसको वो इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।